दोस्तों, एक ऐसा नेता जिसने भारत की आज़ादी के लिए पूरे विश्व में एक मुहिम छेड़ दी, इंटरनेशनल अलायंस बनाया। एक ऐसा नेता जिसे सरकार से नेताजी बोलते थे। एक ऐसा नेता जिसने भारत को गौरव पूरी दुनिया में फैलाया। एक ऐसा नेता जिसने जर्मनी जाकर हिटलर जैसे आदमी को भी प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री जानकीनाथ बोस जी और इनके माता पिता दोनों बड़े ही धार्मिक विचारों वाले थे। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस की बुद्धि के बड़े तेज थे। एक विलक्षण छात्र, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अपने शहर उड़ीसा में ही ली। फिर जब ये थोड़े युवा हुए तो इनको अपने ही शहर के उस समय के सबसे अच्छे कॉलेज में इनको एडमिशन मिला, इनकी विलक्षण बुद्धि होने की वजह से। तो फिर ये एक अच्छे लीडर भी थे, इनको पॉलिटिक्स की भी बहुत समझ थी। तो फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स की यूनियन थी, स्टूडेंट्स यूनियन का इनको लीडर बना दिया छात्रों ने। तो जब ये स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र बने, उस समय की एक बड़ी मजेदार इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, इनके जोश का, इनकी देशभक्ति का। दोस्तों, जिस समय ये स्टूडेंट यूनियन के लीडर बने, उस समय इनके वहाँ पे क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा अटकता हूँ। इनके वहाँ पे एक प्रोफेसर होते थे जिनका नाम था मिस्टर ओ। तो इनके जो वो मिस्टर ओ थे, वो बिना बात के भारतीय छात्रों को मारते पीटते थे। तो ये बात स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने सुभाष चंद्र बोस जी को बताई। तो नेताजी प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल से बोले कि मिस्टर ओ को माफी मांगनी चाहिए भारतीय स्टूडेंट से। तो प्रिंसिपल साहब बोले, अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए एक प्रोफेसर क्यों माफी मांगे, कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी बेटा। तो फिर भारतीय छात्रों के अधिकारों के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट यूनियन के साथ कॉलेज के अंदर से एक मुहिम छेड़ दी। फिर ये मुहिम बढ़ते बाहर तक कॉलेज के बात इतनी बड़ी कि कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए प्रिंसिपल को मिस्टर ओ से माफी मंगवानी पड़ी सभी भारतीय छात्रों से। लेकिन ये अंग्रेज थोड़ी ना सुधरने वाले थे भाई। मिस्टर ओ फिर से 3-4 दिन बाद भारतीय छात्रों पर मारने पीटने लगे। तो इस बार जब भारतीय छात्रों ने सुभाष चंद्र बोस जी को बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी भी वो मिस्टर ओ नहीं सुधरा, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बार बात को उस अंग्रेज के पास ले जाने से बढ़िया इस बार मिस्टर ओ को स्टूडेंट यूनियन के छात्रों के साथ मिलकर खुद बड़ा पीटा। तो फिर वो प्रिंसिपल के पास रोते हुए मिस्टर ओ पहुंचा और बोला, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने प्रिंसिपल ने सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाया और बोला, आपने पीठ पीछे वार किया है। नेताजी बोले, पीठ पीछे नहीं, सामने वार किया है, तुम जैसे नहीं है। तो
उन दिनों ना भारत की चिकित्सा व्यवस्था की हालत भी अंग्रेजों ने बड़ी बिगाड़ी हुई थी। उस समय भारत में देखे कितनी बीमारियां थी, हैजा, डेंगू, मलेरिया और पता नहीं कैसी कैसी बड़ी बड़ी बीमारियां, जिनका उस समय इलाज भी नहीं था। उस समय हैजा से तकरीबन, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन शायद 25,000 लोग मरे, 25,000 लोग मरे थे। तो ऐसे उन्होंने देखा कि कोई माँ अपने 6 महीने 2 महीने के बच्चे को छाती से पकड़ के लगा कर रो रही है उसकी लाश को। नेताजी ने देखा कि कोई बेटा अपने बाप की लाश के सामने बैठ कर रो रहा है, तो नेताजी ने जब ये सब देखा उनको बड़ी चिंता हुई है, क्या हाल हो रहा है मेरे भारत का। तो जो लाश से लावारिस पड़ी होती थी, नेताजी अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार सबकी विधि विधान से देखते थे। उनका अंतिम संस्कार नेताजी के हाथों से होता था। नेताजी ये सब देख के बड़े व्याकुल हो गए और फिर उन्होंने एक सौगंध ले ली कि वो भारत को सपनों का भारत बनाएंगे, वो भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाएंगे। तो फिर उन्होंने इतना कुछ किया अपने कॉलेज में छात्रों के लिए, भारतीय छात्रों के लिए, कि उन्होंने, अंग्रेजों ने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। तो फिर उनके पिताजी जानकीनाथ बोस जी उनसे बोले कि देखो बेटा सुभाष, जो होना था वो तो हो गया, अब तुम ICS की पढ़ाई में लग जाओ। ICS की पढ़ाई, सरकारी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। उस समय ध्यान दीजिए, ICS की नौकरी 4 साल की होती है। तो मैंने बताया था ना, ये इतना पढ़ाई में तेज थे कि 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 महीने में निपटा दी और नंबर 1 रैंक आई थी इनकी। तो इनकी नंबर 1 रैंक आई। तो फिर उन्होंने देखा, अरे ये भारतीय कैसे नंबर 1 रैंक पे आ गया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए ये चले गए लंदन गए थे या पता नहीं किधर गए थे। मुझे दोस्तों हिस्ट्री की अच्छी जानकारी नहीं सुना चाहता हूँ। तो ये चले गए आगे की पढ़ाई के लिए बाहर। तो इनको मिल गई ICS की नौकरी। चलो ICS की नौकरी इनको मिल गई। तो फिर एक दिन इनके मन में विचार आया कि मेरा देश बिक रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज मारूं उन्हीं के साथ में, ये मुझे स्वीकार नहीं। तो उन्होंने अपनी नौकरी हाथों हाथ छोड़ी और वो वापस, फिर ये बात पूरे दुनिया में फैल गई। अंग्रेज हैरान कि पहला कोई भारतीय है जिसने ICS की नौकरी छोड़ी, क्योंकि उनसे पहले किसी भी भारतीय की हिम्मत नहीं हुई सरकारी नौकरी छोड़ने की अगर मिले तो उन्होंने, इनके परिवार के माता पिता ने, भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन ये माने नहीं। तो फिर अखबारों में इनका बोला हुआ बात छपने लगी कि मेरा जन्म अंग्रेजों की चाटुकारिता के लिए नहीं हुआ, अपने देश को आज़ादी देने के लिए हुआ है। तो लोग इनके विचारों से जुड़ते चले गए। लोग सोचने लगे कि कौन है यार जिसने पहली बार सरकारी नौकरी छोड़ी, इसे तो मिलना चाहिए यार, इनके विचारों को जानना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, वापिस तो भारत आ गए जहाज से, पानी के जहाज। तो फिर इन्होंने देखा पूरी भीड़, पूरा भीड़ का जमावड़ा है इनके स्वागत के लिए, भाई इनको हार पहना के फिर वेलकम किया। तो इन्होंने सोचा कि एक ICS की नौकरी छोड़ने से मेरे साथ इतने लोग जुड़ गए, अब मैं आंदोलन करूंगा, अब तो मैं जरूर अपने भारत माँ को आज़ादी दे कर रहूँगा, दिला कर रहूँगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उस टाइम तक कांग्रेस का आंदोलन
बहुत फैल चुका था, तो कांग्रेस में शामिल हो गया और धीरे धीरे कांग्रेस में इनका जो ओरा है, जो पोजीशन है, जो इनका मतलब पावर है वो बढ़ता जा रहा था। ये बड़े पावरफुल होते जा रहे थे कांग्रेस। तो श्री महात्मा जी और प्रधानमंत्री जो श्री जवाहरलाल जी थे, नेहरू जी थे, उनसे इनके बहुत झगड़े होते थे क्योंकि दोनों के विचारों में फर्क था। लेकिन मन से इन्होंने महात्मा जी और नेहरू का हमेशा सम्मान किया। तो एक बार मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ कि एक बार ना अंग्रेजों ने महात्मा जी को एक बात के लिए बहरा फुसला के रेडी किया कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, आप अपना सरकार चलाना सीखो, तो आप डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो ये बात महात्मा जी ने पेश की एक अधिवेशन में, कांग्रेस के एक अधिवेशन में। तो बोले भाई सबसे डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो बोस जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, बोले अकेले में। फिर उन्होंने महात्मा जी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से बात की। तो जवाहरलाल जी और महात्मा जी से बात की, तो फिर वो बोले कि ये बापू, ये डोमिनियन स्टेटस का क्या अर्थ है भारतीयों के लिए? कुछ अर्थ नहीं है, ये तो बस एक अपनी सरकार है, बस अपने चेहरे की गवर्नमेंट दिखेगी, ये चलाएंगे तो सारा अंग्रेज ही। भारत कोई अपना सेना के लिए कुछ नहीं हो सकता, भारत की अपनी सेना नहीं हो सकती। भारत किसी देश के साथ अगर मैत्री संबंध बनाने हो तो वो नहीं बना सकता, कुछ नहीं हो सकता, भारत के ट्रेड वगैरह नहीं हो सकती। तो ये क्या था, डोमिनियन स्टेटस। तो इस बात से लेकर भी बहुत गहरे वैचारिक झगड़ा हुआ था महात्मा जी का और बोस जी का। तो इस बात को लेके एक जगह तो बोस जी बोले कि नहीं बापू, मुझे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो इस बात को लेके एक बार बोस जी ने एक जगह पे तिरंगा फहरा दिया और एक स्पीच दी कि हमें पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण आज़ादी चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज हमारा, कोई डोमिनियन नहीं चाहिए। देखिए महात्मा जी और इनके विचारों में मतभेद तो थे। तो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने थे, तो महात्मा जी साउथ से पकड़ के लेके आए अपने एक उम्मीदवार को, सीतारमण नाम था उसका। तो फिर वो बोले कि अगर सीतारमण जीता तो मतलब मैं जीता, सीतारमण जीता तो मतलब मैं जीता, ये मेरा आदमी है, सीतारमण मेरा आदमी। तो महात्मा जी ने सीतारमण को जिताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद कैंपेन स्टार्ट किया। लेकिन जब चुनाव हुए अध्यक्ष पद के, नतीजे आए, तो जो रिजल्ट आए वो महात्मा जी की उम्मीदों के विरुद्ध आए, विपरीत आए। बोस जी जीत चुके थे, बोस जी ने सीतारमण को हरा दिया था। तो ये बात महात्मा जी को अच्छी नहीं लगी। देखो प्रेम तो महात्मा जी को था इनसे, लेकिन वैचारिक मतभेद होने की वजह से महात्मा जी नहीं चाहते थे कि बोस जी अध्यक्ष बने। तो फिर अब महात्मा जी बोस जी को प्रेशर डालने लगे कि तुम इस्तीफा दे दो, रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता था वैसे बोस जी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाती थी। लोग अब महात्मा जी से ज़्यादा बोस जी फेवरेट हो रहे थे लोगों के। तो अपने गुरु मानते थे बोस जी, महात्मा जी को अपना मानते थे, गुरुदेव अपना मानते थे। तो उनकी बात रखने के लिए, उनका दिल रखने के लिए अपने गुरु महात्मा जी के चरणों में बोस जी ने रेजिग्नेशन सौंपा और कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिए।
फिर वो कांग्रेस से उनको परमानेंट बार किया गया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने बोस जी के ना उनको ना नजरबंद किया उनके घर में ही, उनके पीछे सीआईडी लगा। तो बोस जी ने सोचा कि भाई मुझे भारत को आजादी दिलानी है, तो फिर मैं क्या करूं, ये अंग्रेजों ने मेरे पीछे सीआईडी लगा दी, अब मैं कैसे जाऊं। तो फिर बोस जी ने प्लान बनाना स्टार्ट किया कि उस टाइम विवाद चल रहा था, वर्ल्ड वॉर का मतलब मौसम चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये सही मौका ब्रिटेन को हराने का। ये बात फिर बोस जी ने रखी जैसे तैसे नेहरू जी और महात्मा जी के सामने। तो महात्मा जी बोले हमारा शत्रु अभी कमजोर है तो हमें उसको दुख नहीं देना चाहिए। बोस जी बोले ये क्या बात हुई, शत्रु पे क्या दिखा रहे हो आप, तो ये अब मत दे दो। बोस जी फिर वापिस यार बोले अब कांग्रेस का सारा नहीं है, अब मैं अपने आप देखूंगा जो भी होगा। तो फिर बोस जी ने क्या किया, अपने एक दोस्त को बुलाया चिट्ठी लिख के। तो वो बोला कि मुझे जाना है भाई भारत से बाहर, देश से बाहर, पॉलिटिकल ग्लोबल अलायंस बनाना है भारत की आज़ादी के लिए। उन्होंने ये प्लान पूरा सोच लिया। तो उनके दोस्त ने प्लान बनाया, रातों रात सीआईडी के नजरों से बचते बचाते सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचे। गाड़ी की सीट के नीचे दुबक के छुप के पहले बोस जी पहुंचे भारत से बाहर। तो फिर पहले पहुंचे वो जर्मनी पहुंचे थे शायद, सॉरी दोस्तों मुझे 10 बुक में अच्छी जानकारी नहीं, अगर आपको तो बता देना। तो फिर पहले पहुंचे बोस जी शायद जापान या जर्मनी। तो फिर वो जब जापान पहुंचे तो उन्होंने जापान वालों को रेडी किया, अपने साथ मिलाया। तो जापान वाले बोले हम आपका पूरा जापान के प्रधानमंत्री को उन्होंने इस तरह कन्वेंस कर लिया, जापान के प्रधानमंत्री उनसे इतना इम्प्रेस हो गए, उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली कि ठीक है हम आपका साथ देंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि आजादी की फाइट में हम बोस जी का पूरा साथ देंगे। अब फिर बोस जी चले जर्मनी में हिटलर का और बोस जी का वाक्य बड़ा मजेदार है, सुनिए आप। जब बोस जी जर्मनी पहुंचे थे तो बोस जी ने बहुत कोशिश करी, फिर उनको हिटलर से मिलने का मौका मिला। बोस जी एक जगह शांत बैठे थे, एक आदमी आया निकल के बोले नमस्कार मैं हिटलर हूँ और हाथ बढ़ाया। बोस जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोला कि मैं सुभाष चंद्र बोस और मैं भारत से आया हूँ, नमस्कार, और मुझे आपसे नहीं, क्षमा कीजिए मुझे आपसे नहीं लेकिन हिटलर से मिलना है। बोला मैं तो हिटलर हूँ, ये बोल के वो वापस चला गया। फिर दूसरा आया, फिर उससे भी ऐसे बोले, बोस जी फिर तीसरा आया, फिर ऐसे ऐसे होते होते 7 आदमी आए, बोले अभी तो हिटलर है, लेकिन हर एक को बोलते रहे बोस जी कि मुझे आपसे भी हिटलर से मिलना है। तो फिर असली हिटलर आया, फिर जैसे असली हिटलर आया सुभाष जी आगे बढ़े मुस्कुराते हुए और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के अभिवादन किया और बोले नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मिलने का समय दिया है हिटलर जी। हिटलर चकरा गया कि अब कैसे पता नहीं यार इसने। तो हिटलर ने पूछा कि आपने मुझे पताना कैसे, सारी बात छोड़ो पहले आप ये बताओ पताना कैसे। आज तक कोई नहीं पता पाया, मुझे जान का खतरा रहता है, ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये पूरी दुनिया घूम पाते हैं और मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे जान का खतरा है इसलिए मैं मार नहीं जाता, ये पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और मैं यहाँ पे हूँ, आपने मुझे पताना कैसे।
तो बोस जी बोले देखिए मैं आपके द्वारे आया हूँ और आपका आपसे सहायता मांगने आया हूँ, इसलिए आपका स्वभाव थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि मेरे से कोई कुछ मांगने आया है। आप यहाँ पे तो आप आ रहे हो और हाथ बढ़ा रहे हैं कि नमस्कार मैं हिटलर हूँ, बताइए। तो ये ऐसा हिटलर उनसे इतना इम्प्रेस हो गया कि जितने फौजी हिटलर ने जीते थे, हिटलर ने जितने फौजी जीते थे अंग्रेजों से, वो सारे इनको दे दिए, सुभाष चंद्र बोस जी को। और फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और फिर आज़ाद हिंद फौज बना के हम हमला किया। आज़ाद हिंद फौज बना के ये नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और लड़ाई स्टार्ट होगी। और फिर जापान, जर्मनी, सोवियत संघ, इन सबको अपने साथ मिला लिया। तो फिर अंग्रेजों के पास उस समय तकरीबन 85,000 सैनिक थे, जिसमें से 45,000 तो भारतीय थे। तो फिर तो बोस जी ने एक प्लान बनाया कि एक काम कीजिए, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि एक काम कीजिए, आप चिट्ठियां लिखिए और चिट्ठियों में ये लिखिए कि भारतीयों तुम कब तक अंग्रेजों की गुलामी में बंधे रहोगे। तो ये काम किया उन्होंने और ये काम सक्सेसफुल भी हो गया। तो फिर अंग्रेजों की सेना में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया, ये चीज सक्सेसफुल हो गई। तो धीरे धीरे समय बीतता रहा। तो लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हार के साथ बोस जी को बड़ा झटका लगा। तो फिर धीरे धीरे समय बीता, उन्होंने और भी बहुत कोशिश करी। फिर उन्होंने बहुत कोशिश करी भारत पर आज़ादी दिलाने की। तो फिर एक वाक्य याद था जो आज भी सस्पेंस वाला है, ठीक है। वो बात है 18 अगस्त 1945। एक जापानी विमान में यात्रा करते समय उसमें बम फट गया और बोला जाता है कि बोस जी का देहांत हो गया, लेकिन बोस जी की डेड बॉडी नहीं मिली। सोचा। और 1966 के आसपास एक गांव में एक बाबा दिखा था, गुमनामी बाबा, जो लोग बोलते थे बोस जी जैसा दिखता है, जो किसी से मिलते भी नहीं थे। तो फिर जब 1985 में उनका देहांत हुआ, तो फिर उनके रूम से बोस जी का सारा सामान मिला, सारा जितना चश्मा वश्मा बोस जी जो भी यूज करते थे। तो दोस्तों, जैसे मेरे को बोस जी के बारे में, इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जैसा मेरे को उनकी जीवनी के बारे में जानकारी थी, उतना मैंने आपको सुना के आपको थोड़ा सीख देने का, थोड़ा नॉलेज देने का, थोड़ा देशभक्ति जगाने का प्रयास किया है। कुछ गलती हो गई हो, कुछ मिस्टेक हो गई हो, अगर मैं आपको सही से डेट के साथ और नहीं बता पाया हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए। आगे से मैं प्रयास करूँगा कि और भी अच्छे से महान वीरों की जीवनी आपके सामने लेके आऊँ। और अगर ये मेरी जो सुभाष चंद्र बोस जी वाली वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ, ये आपको अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट दिखाइए लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी। तो ये वीडियो आपके सामने ला के और सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया मैंने भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे उनके बारे में जितना बात करो मन ही नहीं भरता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी मुझे सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। तो दोस्तों, यही थी वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। तुम मुझे खून दो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।